प्रिय दर्शकों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी बताने जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने ऐसे रखने वाला हूँ, जो कि हमारे प्रदेश में दिन-ब-दिन समस्याओं के लिए ज़िम्मेदार हैं। और वो समस्याएँ क्या हैं, उन समस्याओं के लिए वास्तविक रूप में ज़िम्मेदार कौन है? जैसे आप लोगों के समक्ष कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा कि कौशाम्बी में 3 लोगों की हत्या, उसके बाद आज देवरिया में 6 लोगों की हत्या। आखिर कौन है वास्तविक जिम्मेदार? इस सवाल का जवाब लेने के लिए आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं और हर एक स्टेप पे इसके हम लोग चर्चा करेंगे और विचार करेंगे कि वास्तविक इसका जिम्मेदार कौन है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्य योगी नाथ जी को भी ये बताना चाहूँगा या उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि वो इस वीडियो में बताई गई बातों पे थोड़ा से भी अगर ध्यान देंगे या थोड़ा से भी अगर गौर करेंगे तो मेरे समझ से शायद उनको ये चीज़ ज़रूर पता चल जाएगी कि इस प्रदेश में आखिर में वास्तविक जिम्मेदार इन सब घटनाओं के पीछे है कौन। मैं दोस्तों आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ वीडियो मैंने अभी देखे इसी हत्याकांड के संदर्भ में, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश का कानून सड़ा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं सड़ी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह से हमारी पुलिस व्यवस्था नाकारी हो गई है। मैं मानता हूं कि बिल्कुल आपका कहना कहीं ना कहीं किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन उन सब के सड़े होने के पीछे सबसे बड़ी हमारी सड़ी हुई मानसिकता है। और ये सड़ी हुई मानसिकता जब तक रहेगी, जब तक ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस मानसिकता से निकलने के लिए हमें अपने अधिकारियों के ऊपर कुछ चीज़ें करने के लिए या हमारे अधिकारियों को कुछ शिक्षण और प्रशिक्षण पुनः देने की ज़रूरत है। हमारे प्रदेश के जो अधिकारीगण हैं, चाहे वो डीएम महोदय हों, चाहे वो एसडीएम महोदय हों, चाहे वो तहसीलदार महोदय हों, चाहे वो नायब तहसीलदार महोदय हों, चाहे कानूनगो हों, चाहे लेखपाल हों, यानी कि जितने भी इस राजस्व व्यवस्था से जुड़ी हुई हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, वो वाकई में बहुत ही निम्न और घटिया स्तर के लेवल से काम करते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे की ख्वाहिश होती है। कानून क्या है, करना कैसे है, गलत करना है पैसा दीजिए, सही करना है चक्कर लगाइए, सही करवाना है चक्कर लगाइए। मैं इन चीज़ों का आज आपको एक एक चीज़, इसमें से एक एक चीज़ आपके सामने मैं रखूँगा। पहले मैं आता हूँ कौशाम्बी ट्रिपल मर्डर केस के संदर्भ में। वहाँ पे भी जो हत्याएं हुई थी वो भी ज़मीनी विवाद था, और वो ज़मीनी विवाद एक दिन दो दिन का नहीं था, वो कई वर्षों का था। उसके बाद आज देवरिया में जो हुआ वो भी बड़ा हृदय विदारक था, और मैं उन सभी मृतक आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इसी दुखी मन के साथ मैं अब आपको अपने प्रशासनिक अधिकारियों को और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को ये कहना चाहूँगा कि सर प्लीज़ आप इन पर ध्यान जरूर दीजिए। अदरवाइज ऐसे कई लोगों की अभी हत्याएं हो सकती हैं या भविष्य में होती रहेंगी। आपने जिस तरह प्रदेश में गुंडागर्दी को ख़त्म किया वो तो वाकई बहुत काबिले तारीफ़ है, लेकिन उसके साथ ही ये चीज़ को अगर आप समाप्त कर देंगे तो आप वाकई में अपने मुख्यमंत्रित्व काल के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में से साबित होंगे। अपने मुख्यमंत्रित्व काल के सारे कार्यों में सबसे अच्छे कार्य, आपके अच्छे कार्यों में से ये कार्य आपका बहुत अच्छा गिना जाएगा, माना जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ सर कि जब कोई ज़मीनी विवाद होता है तो वो भ्रष्ट अधिकारियों के कारण होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल वो ये है कि एक गांव में 2 लोग रहते हैं और एक पक्ष अपनी ज़मीन को छोड़कर दूसरे शहर में रहता है, न उसके अपने हिस्से को छोड़ के वो किसी दूसरे शहर में रहता है। गांव के ही एक व्यक्ति ने क्या किया कि उनकी पूरी संपत्ति को अपने नाम फर्जी वसीयत के माध्यम से पूरी अपने नाम कर लिया। अपने नाम करने के बाद जब उस दूसरे व्यक्ति को जो शहर में रहता है उसको जब पता चलता है तो वो मुकदमा लड़ने के लिए अपने तहसील पहुंचता है।
अब तहसील में 20 वर्षों तक मुकदमा लड़ने के बाद 20 वर्षों तक मुकदमा लड़ने के बाद जब वो जीतता है या जीतती हैं तो वो अपनी ज़मीन को बेच देती है। बेचने के बाद वो उस ज़मीन को उस गांव से चली जाती है। सारा कुछ हो जाता है। अगली पार्टी जो फर्जी वसीयत दिखा के अपनी उसकी प्रॉपर्टी को कब्जे में कर लिया था, अब वो उस पार्टी से मुकदमा लड़ रहा है जो पार्टी उस ज़मीन को खरीद चुकी है। अब ऐसे हालात में अगर अगला व्यक्ति धैर्य ना रखे तो घटनाएं होना स्वाभाविक है। और ये सब विवाद हो क्यों रहे हैं, मैं अब आता हूँ। फर्जी वसीयत क्यों हुई, फर्जी तरीके से उनका नाम क्यों चढ़ा, इन सभी विषयों पे विचार करने का समय है। और ये सब हो क्यों रहा है, ये लेखपाल जो सबसे निम्न स्तर की जो भ्रष्टाचार की इकाई है वो लेखपाल की होती है। उससे ऊपर जब आप आते हैं तो कानून गो भी शामिल होते हैं, उससे ऊपर जब आते हैं तो नायब तहसीलदार भी शामिल होते हैं, उससे ऊपर जब आते हैं तो तहसीलदार भी शामिल होते हैं, उससे ऊपर जब आते हैं तो एसडीएम भी शामिल होते हैं। यानी कहने का मतलब तहसील का पूरा प्रशासनिक तंत्र इन फर्जीवाड़ा में शामिल होता है। और इसके एक नहीं 5-6 प्रमाण तो मेरे पास हैं। जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप बताइएगा, आपको प्रमाण के साथ मैं दूंगा। और अभी एक प्रमाण अंत में मैं आपको दूंगा जिसकी आप जांच करवा सकते हैं। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश के बाद भी नायब तहसीलदार उस मुकदमे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। रीजन क्या हो सकता है, पहली। दूसरी चीज ये है कि जब विवाद उत्पन्न होता है तो पार्टी जाती है एसडीएम के पास। एसडीएम साहब क्या लिखते हैं, पूरा वो अपनी व्यथा लेके जाता है कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है वही परेशान, जो इसमें वास्तविक पीड़ित व्यक्ति होता है वही परेशान होता है। जो फ्रॉड करके ज़मीन पे कब्जा करता है, गलत तरीके से ज़मीन को हथिया लेता है, तो उसके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती। समस्या होती जो वास्तविक होता है उसको तकलीफ होती है। एसडीएम साहब क्या लिखते हैं, एक लाइन सिर्फ उनको पता नहीं कौन सी प्रशासनिक एकेडमी में इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि उसमें सिर्फ एक लाइन लिखा जाता है उनके द्वारा, कृपया मौके की जांच करें और आख्या प्रस्तुत करें। इसके अलावा अगर वो एक लाइन और लिख दे तो आप हमको बताइए। तो पढ़े लिखे हैं आप महोदय एसडीएम साहब, आपके सामने जब दोनों पक्ष के डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं ना तो वो डॉक्यूमेंट्स खुद चिल्लाते हैं कि इसमें सही कौन है गलत कौन है। ये आपके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आप चाहें तो उसको विद इन द 1 आवर डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें वास्तविक जिम्मेदार कौन है और गलत कौन है। और दोबारा उसको सख्त हिदायत दीजिए कि आप इस पर इंक्रोचमेंट या किसी भी प्रकार की कोई अवैध कार्रवाई मत करिएगा। लेकिन नहीं, एसडीएम साहब नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि शायद उनको पता नहीं है। ज्ञान तो है, जानकारी तो है, लेकिन वो अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए या अपने पद का जो एक रुतबा होता है वो दिखाने के लिए लोगों को तहसील दौड़ाते रहते, आते रहिए। फिर उसके बाद तहसीलदार साहब का यही हाल है, उसके बाद नायब तहसीलदार साहब का भी यही हाल है। आते रहिए उनके पास, दौड़ते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। मैं देखा हूँ, तहसील दिवस में आप जाइए, आप अपनी रिपोर्ट दे दीजिए, आएगी, आख्या आ जाएगी। फिर एक पोर्टल चला हुआ है, वो पोर्टल तो मैं क्या कहूँ उसको, यानी कि सर देखिए, जब तक लायबिलिटी इन अधिकारियों की नहीं तय की जाएगी, जब तक ऐसी समस्याओं को समाप्त नहीं किया जा सकता है। लायबिलिटी मतलब कि अगर आपके क्षेत्र में कोई भी गलत काम होगा तो आप जिम्मेदार होंगे। और वास्तविक पीड़ित व्यक्ति जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसको आप परेशान करोगे तो आप सीधे जिम्मेदार होंगे। आप जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं तय करेंगे इन अधिकारियों की, तब तक आप कितने भी बड़े पावर में आ जाइए, आप राज्यपाल बन जाइए, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, आपके आदेशों की अवहेलना होती रहेगी और कोई भी अधिकारी आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। और सुनेगा भी तो फॉर द टाइमिंग। मैंने 1-2 जगह देखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लेटर पैड को इस तरह से ट्रीट कर रहे थे वहाँ के कर्मचारीगण, मेरे सामने की बात है। अरे ऐसे तो मुख्यमंत्री जी से लोग लेटर लेके आते ही रहते, उप मुख्यमंत्री जी से लेटर लेके आते ही रहते हैं, कितनी कार्रवाई करोगे?
चलो इसको रख दो उधर साइड में, कोई मतलब नहीं है इसका। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि ना तो हमारी कानून व्यवस्था, ना ही हमारा कानून इतना खराब नहीं है। आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 पढ़िए, तो कानून तो नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन बस उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अधिकारियों को अगर फिर से प्रशिक्षित किया जाए और वही सिचुएशन उनके साथ डाली जाए कि जब बताइए अगर आपके घर पे कोई कब्जा कर ले, आपकी ज़मीन पे एसडीएम महोदय कोई कब्जा कर ले, तो आप क्या करोगे? और आपको भी अगर कोई ऐसा ही टहलाए कि आइएगा, कल आइएगा, परसों आ जाइएगा, बाद में आ जाइएगा, और एक लाइन लिख दे कि कृपया मौके की जांच करके आख्या प्रस्तुत करें, तो आपको कैसा लगेगा? खुद पे ज़रा इम्प्लीमेंट करके देखिए। और यही होता है, जो सच व्यक्ति होता है वही परेशान होता है और उसकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती। और इतना नाकारापन इसको कह सकते हैं या निकम्मापन कह सकते हैं अधिकारियों का कि एक एक मुकदमा 25-25, 30-30 साल तक चलता है राजस्व में। उसका एक उदाहरण मेरे पास भी है, और उस उदाहरण को अगर देखना तो तहसील सिराथू में आप चले जाइए, नायब तहसीलदार के यहाँ पेंडिंग में है। 3 बार वो मुकदमा कमिश्नर साहब के यहाँ आ चुका है। तीनों बार कमिश्नर साहब ने उस पर आदेश करने का आदेश दिया, ऑर्डर करने का, लेकिन नायब तहसीलदार साहब हैं कि उनको कुछ चीज़ पता ही नहीं चल पा रही। या तो कानून नहीं आता, क्योंकि कानून ना आने का सवाल अब नहीं है, क्योंकि पहले हो सकता था कि ना आता रहा हो इनको, क्योंकि ये जो राजस्व संहिता में एक तहसीलदार न्यायिक बनाया गया है, एक एसडीएम न्यायिक बनाया गया है। तो उस वक्त तो डायरेक्ट एसडीएम होते थे या तहसीलदार होते थे, जबकि ऐसा नहीं। तो उन लोगों को भी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का ज्ञान होता था, पढ़ाया जाता, ट्रेनिंग में अभी भी बताया जाता है, इसमें भी बताया जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि आप कहीं ना कहीं से बायस्ड हो। अब आइए पुलिस प्रशासन पे। पुलिस प्रशासन के पास जाओ कि साहब वो हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, तो सीधे कहेंगे भैया सिविल मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, राजस्व मैटर हम इसमें कुछ नहीं कर, सीधे हाथ खड़ा कर देते हैं। लेकिन जिधर से कुछ चांदी की चप्पल वगैरह उनको मिल जाती है, उधर से वो बड़े तत्परता के साथ कानून को लागू करवाने आ जाते हैं। ये सब बिल्कुल सच घटना है, और ये जो घटनाएं हुई हैं सब उन्हीं का एक दृष्टांत है, ये उन्हीं का दृष्टांत है। ये बात सच है, आप कहीं से भी जांच करवा लीजिए। और हर व्यक्ति इसमें पीड़ित है, मैक्सिमम व्यक्ति इसमें पीड़ित है जिसका भी ज़मीनी विवाद है। 10-10 साल से लोग बंटवारा के लिए परेशान है, बंटवारा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आखिर हो क्या रहा है? ये अधिकारीगण आपके कर क्या रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी खाली बैठ के मोटी मोटी रकम सैलरी लेना जानते हैं? काम के लिए इनके ऊपर कोई दबाव है या नहीं है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है कि कितने महीने में कितने मुकदमे आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ तारीख पे तारीख लगाते रहते हैं। आज मीटिंग में साहब, कल मीटिंग में साहब, तारीख लग रही है। गरीब बेचारा आता है तहसील, घूम के चला जाता है। कुछ तो सोचिए। आखिर हमारे माननीय अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं, वो सीधे सीधे कहते हैं कि हमारे देश की कानून व्यवस्था सड़ी हुई है, कानून सड़ा हुआ है। बिल्कुल मैं आपकी बातों से कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन अगर उस कानून व्यवस्था को सड़ा मानेंगे तो फिर नई व्यवस्था हम लाएंगे। और नई व्यवस्था में हमने रेवेन्यू लाया, लेके आए हम रेवेन्यू, लेकिन जब सर आपका जो जिसके हाथ में चीजें दी गई हैं, अगर वो व्यक्ति ही नहीं करेगा तो कानून क्या करेगा? कानून इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी अधिकारियों पे है। और अधिकारी हमारे ऐसे निकम्मे आ जाते हैं या ऐसे निकम्मे हो जाते हैं, जब तक उनको पैसा न दीजिए तब तक वो काम करने को तैयार ही नहीं होते हैं। और अभी आप थोड़ा से सही काम करिए और उसमें थोड़े सा कहीं लूप होल मिल जाए तो आपको ऐसे ज्ञान बांटेंगे, ऐसे ज्ञान बांटेंगे कि ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा ज्ञानी ही कोई नहीं है। लेकिन काम करने के नाम पे मत कहिए कुछ, आपको दौड़ाते रहेंगे, चप्पलें आपकी घिसाते रहेंगे। तो मेरा कहना ये है सिर्फ इतना सा कि ये ज़मीनी विवाद बहुत है। हर तहसील से रिकॉर्ड, माननीय योगी जी से मेरी अपील है कि हर तहसील से ऐसे रिकॉर्ड मंगाए जाएं जो 20-20 साल, 25-25 साल, 10-10 साल, 15-15 साल के रिकॉर्ड हैं, और उन पे तहसीलदारों को जितना भी हमारा राजस्व संहिता से संबंधित अधिकारी हैं या न्यायिक अधिकारी हैं उससे संबंधित, उन सबको सख्त हिदायत दिया जाए। सख्त हिदायत दी जाए कि विद इन द 2 मंथ, टाइम भी ज़्यादा मत दीजिए सर। टाइम आप ज़्यादा देंगे तो ये फिर पान चबा के कुर्सी पे बैठ के
थूकेंगे तो दीवारें तहसील की आपकी गंदी करेंगे। ये वास्तविक सच्चाई है। आप 2 महीने का टाइम दीजिए कि सारे डिस्पोज ऑफ करने हैं। सर मैं बताता हूँ आपको, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द फाइल, ऑन द टेबल, आपके सारे रिकॉर्ड होते हैं और वो सब बताते हैं कि इसमें गलत कौन है और सही कौन है। लेकिन ये इतने, अब मैं फिर वर्ड को यूज करूँ, निकम्मे अधिकारी हैं हमारे कि इनको उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। असल में उनका तो कोई प्रभावित होता नहीं है, उनको तो कोई असर करता नहीं है, उनको तो कोई समस्या होती नहीं है, तो क्यों ध्यान दें। समस्या तो होती है उस वास्तविक पीड़ित व्यक्ति को जिसके साथ ऐसा हुआ है। तो माननीय योगी जी, आपसे मेरी विनम्र विनती है कि आप एक मिशन इस पे भी चलाइए, फर्जी तरीके से बैनामा कराने वालों पे, फर्जी तरीके से ज़मीनों की वसीयत करवाने वालों पे, फर्जी तरीके से लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने वालों पे एक मिशन आप चलाइए, देखिए कितना सफल होता है। ये जो घटनाएं हम लोग देवरिया में आज देखी, 2 परिवार तो उजड़ गए, कौशाम्बी में भी एक परिवार उजड़ गया। तो अब आगे ऐसा ना हो, तो एक मिशन आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर चलाएंगे। और कुछ नहीं करना सर, आपको सिर्फ एक आदेश देना है। आप आदेश दे देंगे और इन अधिकारियों के नाम देंगे कि आपको 2 महीने से ज़्यादा का समय नहीं दिया, आप डिस्पोज ऑफ करिए सारे मुकदमों को। और सारे मुकदमे दुरुस्त हैं, बिल्कुल सब कुछ अंतिम उसमें चल रहा है, लेकिन बस कमी है तो इच्छा शक्ति में है। अधिकारियों में इच्छा शक्ति की कमी हो चुकी है, और वो इच्छा शक्ति की कमी जब होती है जब आप कहीं ना कहीं दूसरे जगह से बायस्ड हो जाते हो तब। और यही एक चीज़ आपका विद्युत विभाग में भी चल रहा है। विद्युत विभाग में भी खूब मारामारी हो रही है। आप के ऊपर अधिकारी लोग चोरी के FIR तो बड़ी तेज़ी से करवाते हैं, और जाके उनको कुछ दे दीजिए तो उसका भी निपटारा बड़ी तेज़ी से करते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो आपके खिलाफ लंबी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब, जैसे एक एकल खिड़की बनाई गई थी आपके इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए, जाति निवास और आय प्रमाण पत्र के लिए, उसी तरह कोई एकल खिड़की की ऐसी व्यवस्था करिए जहाँ पे पीड़ित व्यक्ति, वास्तविक पीड़ित व्यक्ति जो अपने हाथों में सारे वास्तविक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके टहल रहा है, SDM साहब एक लाइन लिख दे रहे हैं, पता नहीं वो कौन सा अधिकारी है। ये अंग्रेजों की लाइन है, मेरे समझ से आ रहा है, ये इंडियन लाइन नहीं है, ये अंग्रेजों की, भारतीयों की लाइन नहीं है, ये अंग्रेजों की लाइन है कि इतना लिख दो, जाँच होती रहेगी, अगला भी संतुष्ट रहेगा और अधिकारी के ऊपर प्रेशर भी नहीं रहेगा। भैया हमने तो जांच करवाई थी, नीचे जाएगा दरोगा जी, जाएंगे पूछ के आएंगे, लिख के दे देंगे, यहाँ पे ऐसी ऐसी समस्या, दोनों पद से डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी ले लेंगे, ले जाके उसको रिपोर्ट लगा ठंडे बस्ते में। अरे भैया उसका आप परमानेंट इलाज ढूंढिए ना, है आपके पास, मैं बता रहा हूँ ना, आपके पास है और रहता है, बस करना नहीं चाहते हो। और नहीं, अगर समझ में आ रही बातें नहीं कर सकते हो तो वो फिर एक प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर फिर से पुनः खोलिएगा, और फिर उस प्रशिक्षण सेंटर में इनको सारे अधिकारियों को फिर से भेजिएगा, फिर से ये प्रशिक्षण लेके आएंगे, और उसके बाद फिर इनको कार्य पे आप लगाइएगा, तब देखिएगा कैसे ये करते हैं। असल में वास्तविक जो प्रॉब्लम है वो काम करने से बचने की है। कोई काम नहीं करना चाहता, सिर्फ अपने सर्विस को किसी तरह से वो काटना चाहते हैं। यही चीज़ कौशाम्बी में हुआ। SDM साहब को ऐसा नहीं, वो पार्टियां नहीं गई होंगी, 20 बार गई होंगी, हजारों बार गई होंगी, SDM साहब ऐसा, SDM साहब ने कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा जो। तो लाइटली नहीं लेना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की समस्या को बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। और इसी बातों के साथ मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि कृपया करके इस पर एक मिशन आप जरूर प्रारंभ करें। धन्यवाद।